अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को एक्सप्लेन किया था, तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इवेल्युएट क्लोज्ड कर्व है मेरे पास y माइनस एक्स डी एक्स plus cos x dy where C is the triangle of the adjoining figure। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ये एक ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल के मुताबिक जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें 0 से किधर तक चेंज आ रहा है, π/2 और 0 तक। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट किधर से है, यहाँ से पहले इस साइड पे मूव हो रहा है, फिर इस साइड से अपवर्ड, फिर इधर से यहाँ पे डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह से दो हमारे पास ऑप्शंस है। पहला क्या है कि एक तो हम लोगों ने डायरेक्टली इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद मतलब यह है कि जिस तरह से हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर जो प्रीवियस चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 में लाइन इंटीग्रल वाले क्वेश्चन किए थे, सेम उसी पैटर्न पे ये वाले डायरेक्टली सॉल्व करने हैं। और इसका बी पार्ट में क्या क्वेश्चन है, बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन्स थ्योरम जो लगाना है प्लेन के अंदर और फिर हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर स्टेटमेंट में देखा जाए तो पहले वैल्यू 0 से मूव कर रही है ए वाले पॉइंट पे, फिर इस ए से अपवर्ड बी वाले पॉइंट पे मूव कर रही है और उसके बाद बी से डाउनवर्ड इधर 0 तक मतलब ओ तक पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कर्व क्लोज्ड कर्व है किसी प्लेन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं ए पार्ट देखूं तो लिखा साथ इसके लिखूंगी अलोंग ओ से ए। जब मैं ओ से ए तक का इंटीग्रल फाइंड आउट करूंगी तो उसको फाइंड आउट करने के लिए देखना है कि इसमें चेंज किस में आ रहा है। एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है, क्यों, वो 0 से π/2 में मूव हो रहा है। और वाई एक्सिस जो है अनचेंज्ड है, यहाँ पे भी y 0 है, यहाँ पे भी y 0 है, तो मेरे पास y 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर मैंने dy किसके इक्वल फाइंड आउट करना है, जब y 0 है तो उसका डिफ्रेंशिएट भी ले लो तो भी 0 ही आएगा। एंड द इंटीग्रल इक्वल्स, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रल जो मेरे पास वैल्यू है उसमें क्वेश्चन जो मेरे पास गिवन है उसमें y की जगह 0 पुट कर देना और dy की जगह भी 0 पुट कर देना। जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी मतलब cos x को 0 के साथ, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, 0 से x में चेंज आ रहा है ना, तो 0 से π/2 में चली जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसकी सिंपल इंटीग्रेशन कर लेनी है। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या चीज़ हो गई, जब मैं माइनस साइन की इंटीग्रेशन करूंगी तो cos x हो जाएगी, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 0 से π/2 में मूव करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या करना है, cos π/2 किसके इक्वल होता है, मतलब cos 90 किसके इक्वल होता है, सॉल्व करना है अपने कैलकुलेटर्स पे। फिर माइनस cos 0 किसके इक्वल होता है, और मतलब cos 90 आई गेस 0 के इक्वल होता है और cos 0 1 के इक्वल होता है, तो वो माइनस सेंटर में आ जाएगा, तो -1 जो मेरे पास आंसर है वो क्या आ गया, -1। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये तो मैंने अलोंग ए से ओ से ए मूवमेंट कर रही थी तो मेरे पास आया। फिर देखना है अलोंग ए से बी तक मूवमेंट जब मैं कर रही हूँ तो मेरे पास किस में चेंज आ रहा है, तो ये देख लें। अगेन मैं डायग्राम को एक दफ़ा जो है देखने लगी हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक्स है, एक्स में जो मेरे पास वैल्यू है वो किसके इक्वल है, π/2। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू π/2 है, तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रख दूंगी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास π/2 है। और चेंज किस में आ रहा है, वाई किससे 0 से किधर तक जा रही है, 1 तक जा रही है वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू π/2 रख लिया और जब मैं इस x का चेंज मतलब dx फाइंड आउट करूंगी तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। एंड द इंटरवल इक्वल्स टू, क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जहाँ पे मेरे पास y है, y मतलब जहाँ पे x की वैल्यू लिखी जाएगी वहाँ पे x की जगह π/2 लिख देना और dx की जगह 0। ठीक है, तो फिर इस तरह से मेरे पास जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर देखें, जब भी मैं किसी 0 टर्म है और इसका इंटीग्रल लूँगी तो आंसर 0 ही आएगा। तो हम लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करा, लिमिट लगेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास मतलब ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो ये थ्रू आउट जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मेरे पास जो थे मैंने सॉल्व कर लिए। अब जो मूवमेंट मेरी होगी वो बी से अलोंग बी ओ होगी। तो जो मेरे पास ये जो सॉल्व प्रॉब्लम बुक में है वो भी ठीक है, अगर आपने उसको करना है वो भी कर लें, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम लोग बी ओ का जो है प्रॉपर जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये क्यों ऐसे चेंज किया गया है, तो उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है ऊपर अलोंग बी ओ। जब मैं बी से ओ मूवमेंट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा,
जब मैं बी से ओ मूवमेंट करूंगी तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, बी वाली वैल्यू का क्या पॉइंट है, y/2 और 1, और जो मेरे पास ओ पॉइंट है वो किसके इक्वल है, 0 0 के। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करना है, अब मेरे पास जब मेरे पास दोनों में चेंज आ रहा होगा तो मैंने इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस लगानी है। अगेन सुन लें कि मैंने जब भी मेरे पास क्वेश्चन में दोनों में चेंज आएगा, दोनों इंटीग्रल में एक्स में भी चेंज आ रहा है और वाई में भी चेंज आ रहा है, तो फिर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी पैरामीट्रिक इक्वेशंस में। तो फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट 2 गिवन है, x और y। अगर मेरे पास z एक्सिस भी होता तो मैं क्या करती, इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे x माइनस x1 की जगह देखें क्या वैल्यू आ गई, 0, और फिर x2 मेरे पास क्या है, π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है 0 और y2 क्या है मेरे पास 1 माइनस 0 इज इक्वल टू t। पैरामीट्रिक जो है वो t के इक्वल है। फिर मैंने क्या करना है, ये वाली पूरी वैल्यू को एक दफ़ा अलहदा से t के इक्वल रख देना, और ये वाली जो मेरे पास पूरी वैल्यू है इसको एक दफ़ा अलहदा से t के इक्वल रख देना है। नेक्स्ट देखिए लिमिट, मतलब चेंज किस में आ रहा है, जब भी हम लोग देखेंगे कि मतलब दोनों में चेंज आ रहा है, मैंने वो पैरामीट्रिक में कन्वर्ट कर दिया, तो जो लिमिट लगेगी वो 0 से 1 लगती है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो समझने वाला है, वो ये कि यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा मतलब चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया है। तो ये भी एक दफ़ा मतलब पॉइंट देख लें कि जो मेरे पास मूवमेंट है, जो एरो हेड है वो किस साइड पे है, एरो हेड इस साइड पे है, मतलब मूवमेंट अगर इस साइड से मतलब इधर से इधर मूवमेंट हो रही है तो फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये यहाँ से अपवर्ड मूव करता, मतलब एरो अगर बी की साइड पे होता, ऑपोजिट होता, तो फिर 0 इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे जो मेरे पास इंटीग्रल था उसमें मैंने x की वैल्यू π/2 t रख लेनी है और y की वैल्यू t रख लेनी है। तो फिर मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, मतलब इंटीग्रेशन कर लेनी है। इंटीग्रेशन मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी। जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर ली है तो इसके बाद लिमिट्स रह जाएंगे, वो पुट करनी है। पहले मैं क्या करूँगी, थ्रू आउट जितनी भी ये मेरे पास आंसर है उसमें t की जगह 0 पुट करूँगी। फिर मैं मतलब जब मेरा आंसर आ जाएगा फिर मैं क्या करूँगी, माइनस t की जगह 1 पुट कर दूँगी इस पूरी वैल्यू में। तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, π/2 2/π माइनस जो मेरे पास फाइनल आंसर आया सिंप्लीफाई करने के बाद, π/2 2/π माइनस π/4 माइनस 2/π। ठीक है, तो ये देखें ये 2 है, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये पाई वाली वैल्यू पाई से कैंसिल होगी, तो पीछे क्या बचा 1 माइनस π/4 माइनस 2/π। ठीक है, ये मेरे पास किसका आंसर आया है, अलोंग बी ओ। अब देखिए अलोंग ओ ए मेरे पास क्या आंसर आया था, मैं रिपीट करने लगी हूँ। ओ ए का आंसर था -1, ए बी का आंसर 0 था, और मेरे पास बी ओ का क्या आंसर आ गया है 1 माइनस π/4 माइनस 2/π। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, जो मेरे पास इंटीग्रल आगे लिखना है, देन द इंटीग्रल ऑफ अलोंग सी। तो जो मेरे पास क्लोज्ड कर्व जो मेरे पास इंटीग्रल है उसका सम क्या आएगा, तीनों का सम करें तो सारी वैल्यूज लिख देनी है, -1 + 0 + 1। ठीक है, तो ये माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास माइनस π/4 माइनस 2/π, ये मेरे पास इंटीग्रल का आंसर आ गया। ये मैंने सॉल्व किया है ए वाला पार्ट जो डायरेक्टली सॉल्व करना था। अब इसका बी पार्ट देखें, कैपिटल एम किसके इक्वल है, y माइनस साइन एक्स, और कैपिटल एन किसके इक्वल है, कॉज एक्स के। अगर मैं देखूं तो पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, इस एक्स को एन को एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और जब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी y के रिस्पेक्ट से तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, जो मेरे पास ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला है वो लिखना है, और फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, m की जगह y माइनस साइन एक्स और एन की जगह कॉज एक्स, और यहाँ पे पार्शियल एन और पार्शियल एक्स की जगह माइनस साइन एक्स, और इसकी जगह -1 आ जाएगा, dy/dx। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास जब मेरे पास वैल्यू मूव कर रही थी, अब मैंने क्या करना है, रीजन पे देखना है ना। तो ये देखें, ये मेरे पास एक डायग्राम है, तो इसकी अगर इस रीजन पे देखा जाए, ये देखिए मेरे पास जब x की वैल्यू 0 से π/2 मूव कर रही थी, तो अगर इस रीजन के अंदर मूव किया जाए, मतलब इस रीजन के अंदर देखा जाए, तो यहाँ से अगर मूवमेंट की जाए, या फिर यहाँ पे देखें, यहाँ से मैं मूव कर रही हूँ, इधर से अगर अंदर जाएं और यहाँ से अगर निकलें, तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, π/2x। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा,
कि मेरे पास एक वैल्यू y की वैल्यू 0 से, ये देखें अगेन सुन लें, मैंने इस रीजन से एंटर होना है। जब x की वैल्यू 0 से π/2 थी, तो अगर इस रीजन के अंदर एंटर हो तो 0 से y की वैल्यू जब मैं यहाँ से निकलूँगी तो π/2 x हो जाएगी। ये हम लोगों ने इसकी लिमिट्स बनानी है। जब मैं ये इसके लिमिट्स बना दूंगी तो फिर मेरे पास क्या आंसर आएगा, ये देखें कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट कर देनी है। जब मैं इधर लिमिट पुट करूंगी तो y की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास y के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंट इंटीग्रल लिया गया है, तो फिर y की जगह 2x डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, तो जो इसके बाद मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से आंसर आया। फिर मैंने अगेन इसकी क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास अगेन लिमिट्स जो हो जाएंगी वो पुट करनी है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -2/π -π/4। ठीक है, तो ये देखें कि जब मैंने उसको डायरेक्टली सॉल्व किया, मतलब जब मैंने उसका लाइन इंटीग्रल से क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो भी आंसर मेरा क्या आया, -π/4 और -2/π। और जब मैंने उसको अलॉन्ग ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक जो है उसको सॉल्व किया, तो भी मेरा आंसर जो है यही आया है। तो इससे मतलब क्या हो गया कि दोनों के आंसर्स इक्वल हैं। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम है उससे पे बेस्ड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।